नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद। लेकिन शुरुआत राष्ट्रवाद में आज उस खबर के साथ जिसने पूरे देश को गौरव से भर दिया है। हम बात और आइए अब शुरू करते हैं राष्ट्रवाद की दिन की बड़ी बहस। आप देख रहे हैं मुद्दा अफगानिस्तान में तालिबान राज की बात, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद तनाव पूरी दुनिया में है। आम अफगानी नागरिक मुश्किल में है। अफगानिस्तान में फंसे हजारों विदेशी नागरिकों की जान हथेली पर है। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा मुल्क है जो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर सबसे ज्यादा खुश है। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान। तालिबान के कब्जे में खुद की जीत पाकिस्तान को दिखाई दे रही है। दुनिया भर के देशों के चक्कर काटकर पाकिस्तान तालिबान को मान्यता देने की बात कर रहा है। और इतना ही नहीं, अब तो पाकिस्तान खुले तौर पर दुनिया को 9/11 जैसे हमले की धमकी दे रहा है। 9/11 जैसा हमला। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि दुनिया का तालिबान को अलग करना ठीक नहीं है और अगर तालिबान को मान्यता नहीं मिलती है तो 9/11 जैसा हमला फिर हो सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के एनएसए कह रहे हैं कि विदेशी सैनिक जाएंगे तो रिफ्यूजी समस्या बढ़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री दुनिया भर के देशों के चक्कर लगाकर सिर्फ ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान को किसी भी तरह से मान्यता मिल जाए। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के डीएनए में आतंकवाद है। जहां आतंकवाद है वहां पाकिस्तान है। लेकिन अब पाकिस्तान पर एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा भी मंडरा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान तालिबान को साथ लेकर अपनी इमेज को दुनिया के सामने सुधारना चाहता है। पाकिस्तान 9/11 जैसे हमले की धमकी इसलिए भी दे रहा है कि अगर तालिबान को मान्यता नहीं मिली तो उसे मिलने वाली अमेरिकी सहायता पर भी अंकुश लग जाएगा। तो वहीं पाकिस्तान का दूसरा मकसद तालिबान को साथ लेकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देना है। पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के ये मंसूबे पूरे होने वाले नहीं हैं। भारत ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी है कि हमको छेड़ने की कोशिश की तो घर में घुसकर मारेंगे। भारत अपनी जमीन पर तो आतंक का खात्मा करेगा, जरूरत पड़ने पर यदि दूसरे की जमीन पर भी जाकर आतंक का खात्मा करने की जरूरत पड़ेगी तो भारत उसमें पीछे नहीं रहेगा। हम अपने जमीन से भी वार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उसकी जमीन पर भी हम वार कर सकते हैं। यह क्षमता भारत के अंदर पैदा हुई है। मित्रों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत ने यह स्पष्ट रूप से यह संदेश सारी दुनिया को दे दिया है कि यदि हमसे कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम इस पार भी लड़ सकते हैं और जरूरत पड़ी तो सीमा के पार भी जाकर मार सकते हैं। आज हम यह मान सकते हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मॉडल धीरे धीरे भारत में अब ध्वस्त हो रहा है। तो पाकिस्तान की मंशा को भारत अच्छी तरह से जानता है। रक्षा मंत्री का भी स्टेटमेंट आप सुन रहे थे और पाकिस्तान के मंसूबों को कभी भारत पूरा नहीं होने देगा। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान आतंक फैलाए और दुनिया को डर भी दिखाए। 9/11 जैसे हमले की धमकी अमेरिका को क्या पाकिस्तान की चेतावनी है और क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है? इमरान का तालिबानी प्लान भारत को करेगा परेशान। तालिबान पर संयुक्त राष्ट्र आखिर क्यों हुआ मेहरबान, बात इसकी भी होगी। भारत का अगला प्लान क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा, इस पर भी जो एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं वो हमसे बातचीत करेंगे, हमें इस पर और डिटेल्स भी देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ शक्ति सिन्हा साहब जुड़ गए हैं बातचीत में। आप डायरेक्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट और अफगानिस्तान से जुड़े मामलों के आप जानकार भी हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट सुशांत सरीन साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर हरीश नवाज साहब जुड़ गए हैं और पीटीआई के नेता रजा मुबीन अफजल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन रजा मुबीन साहब, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी कार्यक्रम की। क्यों पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि तालिबान को अगर मान्यता नहीं मिलती है तो 9/11 जैसा अटैक हो जाएगा? ये धमकी है क्या? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और फिर मैं आपसे ये भी छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा कि आप काइंडली मेरा नाम सही कर लें। रजा मुबीन नहीं है, राजा मुबीन अफजल है। जी सर, राजा मुबीन साहब बताइए, पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता है कि अगर तालिबान कबूल नहीं किया दुनिया ने तो 9/11 जैसा अटैक हो जाएगा? ऐसे क्या इनपुट्स हैं पाकिस्तान के पास? सुनिएगा, अगर आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल सर, आपको सुनने के लिए बैठे, बताइए। दुनिया को तो ये भी नहीं लगता था कि तालिबान दोबारा अमेरिका को हरा के फिर दोबारा आ जाएंगे।
लेकिन तालिबान आ गए ना दोबारा, अमेरिका वहां से भाग गया, दुनिया को कुछ भी नहीं लगता था। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि अमन हो, तालिबान भी अमन से रहे, अफगानिस्तान के अंदर भी अमन हो, सब हम अमन को जानते हैं। अब आप देखें, हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर तालिबान और अमन साथ साथ, अमन को लाने के लिए तालिबान और अमन साथ साथ कैसे? अब सुने, बैठ के हंसी आ रही है ये सुनकर सर, तालिबान और अमन साथ साथ मतलब? देखें मुझे, अच्छा मेरी एक बात सुने, साथ साथ का मतलब नहीं है आप फैक्ट्स पे बात करते हैं सर, फैक्ट्स पर बात करते हैं, पूरी दुनिया आपको सुन रही है। ये बताइए कि तालिबान को अगर मान्यता नहीं मिलती है तो 9/11 का अटैक हो जाएगा, इस बात का क्या मतलब है? फैक्ट्स पर बात करिए। मैं उसी तरफ आ रहा हूं, फैक्ट पे ही आ रहा हूं। मैंने कहा इसका मतलब यही है कि हम हमेशा किसी भी इशू को डिबेट पे बात नहीं करते, बैठ के बात नहीं करते, हम उसे उछालने की कोशिश करते हैं। जबकि हम अगर देखें दोनों तरफ से, अब किसी भी कोई भी इशू हो जाए उसे रिजोल्व करने की बैठते हैं। आलमी ताकतें जो भी बैठी हुई हैं आपस में डिबेट करने के लिए बैठी हुई हो। अमेरिका इस चीज को सराहता है कि पाकिस्तान की जो एफर्ट है और पाकिस्तान जो मसला सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि देखें, आप में हिम्मत है ना, आप जाएं तालिबानों को मार के बताएं, अफगानिस्तान में कूदें, क्यों डर के भागते हैं भाई? क्यों नहीं कूद रहे? डर सबको लगता है, फिर ये कहते हैं जी तालिबान और अलग, तालिबान और ये। देखें, कोई भी इशू होगा रिजोल्व होगा, टेबल पे बैठ के बात होगी, तभी वो हल हो सकता है। मार से, धाड़ से, ये इस चीजों से कोई इश्यूज रिजोल्व आज दिन तक कभी भी नहीं हुए कोई हिस्ट्री में। बड़ी शांति की बात पाकिस्तान कर रहा है, ये तो देखकर ही बड़ी हैरानी हो रही है सर, जिस अंदाज में आप कह रहे हैं। तालिबान का नाम आप अमन और चैन के साथ जोड़ रहे हैं। जो लोग, एक सेकंड, जो लोग अगर किसी महिला के हाथ में नेल पेंट लगा हो, नेल पॉलिश लगी हो, जो उसका हाथ काट दे, अंगूठा काट दे, आप बात कर रहे हैं उस तालिबान के लिए अमन और चैन की, कि अमन से बात होगी, एक टेबल पर बात होगी? बड़ी हैरानी हो रही है। जो महिला को घर से बाहर निकलने की इजाजत न दें, वहां पर जो मीडिया हाउसेस चल रहे थे, उन मीडिया हाउसेस में आतंकवादी बैठकर अब वहां पर जो है न्यूज चैनल पर खबरें पढ़ रहे हैं। कहां की बात कर रहे हैं सर? समझ में नहीं आ रही आपकी बात। के सिन्हा जी, इसके पास सॉल्यूशन है आपके पास? के सिन्हा जी, जिस तरह से पैनल पर ही हमारे मेहमान बैठे हैं और वो तालिबान और अमन इन दो शब्दों को साथ में जोड़ रहे हैं, ये तो बात समझ से परे है। देखिए रजा साहब को मैं सुना तो जरा इनको मैं एक दो फैक्ट बता दूं, उसके बाद ये जो बोलते हैं। पेंटाबॉम टीम है और ये देखिए 2003 में आई थी, 9/11 के रिपोर्ट के बाद यूएस सेनेटर के और वहां के कमिटी ने बनाई थी और ये पेंटागन से आई थी। पेंटाबॉम टीम जो कि 9/11 का उन्होंने किया था और उसमें आईएसआई और पाकिस्तान का डायरेक्ट लिंक उन्होंने बताया कि 9/11 में किस तरह से हाथ थे उनके। कराची टीम का पूरा विस्तरण है, कैसे फिनांस का पूरा पैसा पाकिस्तान से। तो 9/11 और एफबीआई ने कहा कि उनको पता था कि पाकिस्तान लगा है 9/11 के पहले, उनको पता था ये। तो 9/11 का मैं इनका जोड़ देता हूं। अलकायदा इन्होंने खड़ा करवाया, ठीक है, अमेरिका के मदद से। उसके बाद तालिबान लाए 96 में और फिर से जब अलकायदा चला गया था सूडान में तो आईएसआई उसको फिर से लाए अफगानिस्तान में और 9/11 कराया। अब जब ये कहते हैं इनके एनआईए साहब कि 9/11 हो जाएगा तो मुझे कोई शक नहीं पड़ती। मुझे जो मेरा चिंता का विषय है कि पूरी दुनिया जानती है, एफबीआई कहता है कि 9/11 के पहले उनको पूरा था ये इंफॉर्मेशन कि ये पाकिस्तान की आईएसआई उसके पीछे हाथ है, पूरा फाइनेंस इनका है। और पेंटाबॉम, और ये पढ़ लीजिए रिपोर्ट टीम की, क्या थी पेंटाबॉम टीम जिसने ये 9/11 किया था। कराची सेल की पूरे के पूरा का पूरा विस्तरण है, मगर कोई नहीं, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है। आउट ऑफ नॉन नेटो अलायंस में पाकिस्तान आज भी अमेरिका का वो है, इनको भले ही उन्होंने ग्रे लिस्ट के अंदर में है ये लोग, ये तो कहते हैं ना अमन चाहते हैं। आप भाई कैसे 2018 से ग्रे लिस्ट में निकल नहीं, ब्लैक लिस्ट में तो आना है आपको। मगर मैं उसकी नहीं, देखिए पाकिस्तान पूरी दुनिया को दहशत में डालता है और खुले ताल ठोक के करता है। क्या हो रहा है अफगानिस्तान में सबको पता है। मतलब आज भी जो मुल्ला ब्रादार को इन्होंने जेल से निकलवाया 2018 में, और क्या उन्होंने करवाया उसको आज कह रहे हैं कि अमेरिका भाग रहा है। उस समय जब इनकी तकरीरें होती थी दोहा के ऊपर, अमन शांति पीस अकॉर्ड जो बातें करते रहे, ये पता नहीं ये दुनिया कब जागेगी, हम कब जागेंगे, वास्तविकता को कब समझेंगे। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, जरा जवाब दे दे मेरी। जी सुशांत सरीन जी,
बड़ी हैरानी होती है ये देखकर कि ये वही पाकिस्तान है जिसने पेशावर में बच्चों को, मासूम बच्चों को किस तरह से बेरहमी से मारा गया था हमले में, आज भूल गया है और आज उसी तालिबान की पैरवी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान जब 9/11 जैसे शब्द का जिक्र भी करता है तो 9/11 के बाद पूरी दुनिया में क्या हुआ उसकी बेसिक समझ भी है। देखिए मीनाक्षी, एक तो जो आपने वो जो बच्चों का कत्लेआम हुआ था पेशावर में उसकी बात की, वो तो इन्हीं के एक जर्नैल थे ना जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो तो कोलैटरल डैमेज होता है कि जब लार्जर एक बड़े स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए आप कुछ काम कर रहे होते तो ये छोटे मोटे हादसे तो हो जाते हैं। ये मैं तो नहीं कह रहा था, ये इन्हीं के एक फॉर्मर जनरल साहब ने कहा था ना। दूसरी बात ये कि ये जो सारी की सारी जो धमकी दी जा रही है 9/11 एक और हो जाएगा, देखिए ये जो इनका सारा का सारा प्रोजेक्ट है तालिबान को लेकर के आने का 20 साल लंबा, ये सारा का सारा इस पर निर्भर है कि वो जो जगह जहां पर इन्होंने अब काबिज हुए हैं पाकिस्तानी, वहां उसको चलाना कैसे है, पैसा कहां से आएगा। इनके पास तो है नहीं, ये तो वैसे ही कटोरा लेके घूम रहे हैं सारी दुनिया में, तो पैसा कौन देगा वापस, चीन तो देता नहीं है, तो फिर कहां से आएगा। और वहां पर जो सब कुछ चल रहा था 20 साल से, वो तो अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो पैसा दे रहे थे। अब ये डरा धमका के ब्लैकमेल करके बेसिकली आइडिया ये है कि यार इनको पैसा देते रहो ताकि ये दुकान चलती रहे, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये सारा प्रोजेक्ट इनका कोलैप्स करता है। दैट इज द होल आइडिया। बाकी इन्होंने कुछ थोड़े से सुहाने सपने देखे हुए हैं जो कभी इन्होंने उसकी वास्तविकता देखी नहीं है, कभी वो स्टडी नहीं किया एक्चुअली फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है कि हम ट्रेड और पता नहीं ट्रांजिट के हब बन जाएंगे और पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे। इकोनॉमिक्स इनकी अपनी तो चलती नहीं है, लेकिन दुनिया भर में अपने आप को इकोनॉमिक सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी पोल आगे चल के खुल जाएगी। लेकिन अभी ये है कि दुनिया भर को डरा धमका के जितना पैसा ले सको इस प्रोजेक्ट के लिए वो लेना है, तो इसलिए ये धमकी दी जा रही है। ब्रिगेडियर हरीश नवाज साहब, देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब राजा मुबीन भी बोल रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन है कि आपके पास, ये आप बताइए, और अगर सॉल्यूशन ना हो तो फिर जो जैसी तस्वीर है उसे उसके आधार पर जज किया जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कमी दिखाई दे रही है जमीन पर तो उसका हल निकालने की बजाय तालिबान को स्वीकार कर लेना, उसको मान्यता दिलाने के लिए दुनिया भर के चक्कर काटना, क्या पाकिस्तान को वाकई समझ है कि तालिबान के आने का मतलब क्या है आपके पड़ोस में? देखिए, आपके सोल्यूशन की बात करिए, बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप पाकिस्तान में टेररिज्म बंद कर दें, नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान को जो मिस यूज करते रहे हैं, जिसमें तहरीक तालिबान को शामिल किया, दाइश को शामिल किया, एनडीए को शामिल किया, रॉ को शामिल किया, वो आपका अब डिस्ट्रैक्ट है। सर, आप हर बार ये दलील लेकर आते हैं, फिर उसके बाद हर बार दूसरी बात आती है। आप ये कह आतंकवाद को लेकर, नहीं एक सेकेंड सर, हरीश नवाज जी, जब आतंकवाद को लेकर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग क्यों भूल जाते हैं लादेन कहां था? मोस्ट वांटेड आतंकवादी कहां मारा गया? अमेरिका ने कहां घुसकर उस आतंकवादी को मारा? हाफिज सईद कहां है? सवाल ये है कि कम से कम जब आतंकवाद पर बात होती है तो आप जब दूसरे के गिरबान पे हाथ डालते हैं, पहले अपनी जमीन का इस्तेमाल जिस तरह से आतंकवाद के लिए रहा है उसकी तरफ तो गौर करिए। देखिए, एक और बात ये करें, तालिबान जो है अभी जो उन्होंने हमारे मैसेज में बात की है, वो इसलिए बात की है कि डोंट लीव तालिबान अलोन। आप उनको सपोर्ट करें, सिक्योरिटी भी जहां भी चाहिए, अगर कोई उनके एलिमेंट्स हैं उनको बताएं ताकि वो इस पे एक्शन करेंगे। बट डोंट लीव तालिबान कि आप उनको कहें इनको सब कुछ बंद कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, एनआरसी और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसीलिए पाकिस्तान कहता है कि, और पाकिस्तान याद रखिए सबसे बड़ा मुल्क वो है, पाकिस्तान चाहता है वहां पर अमन हो, सिर्फ अमन हो। यही हमने आपके प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ऑफर की थी कि अमन की बात आप कर रहे हैं, तालिबान के पर्सपेक्टिव में आप अमन की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है ना पाकिस्तान क्यों एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है? ये बात मालूम है ना आपको? आतंक को पनाह देते हैं इसलिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, ये बात मालूम है ना? आपके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा। ये बात आपको मालूम है या नहीं मालूम है सर? पाकिस्तान से हमने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्यों है आप लोग? बताइए क्यों है आप लोग एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में? आपके फॉरेन मिनिस्टर ने, आपके फॉरेन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्यों है साहब? इसका जवाब तो दीजिए। उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया मैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कह दिया। आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्यों हैं? आप लोग किन्हें पनाह देते हैं जिसकी वजह से आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हैं? बताइए। अमेरिका क्या प्रॉक्सी है, अमेरिका आपको मिसयूज करता है, वो आपको ब्लाइज करता है, इसलिए ग्रे लिस्ट में है। अदरवाइज जितने हमने पॉइंट, एक पॉइंट, ठीक है, मैं आप
आपको सीधे मैं आपकी बातचीत उन शख्स से करवाती हूं जो अफगानिस्तान मामलों के जानकार हैं, जो वहां गए हैं, जिन्होंने उसको करीब से देखा है। शक्ति सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति सिन्हा जी, जरा एक बार आईना दिखाइए, जरा बताइए इन्हें कि अफगानिस्तान में तालिबान के होने का क्या मतलब है और आपके वहां से निकलने का क्या मतलब है। ठीक है, शक्ति सिन्हा जी बोलेंगे अभी। चलिए, पूरा दुनिया देख रहा है क्या हो रहा है, किस तरीके से वहाँ टेंशन चल रही हैं, किस तरह से पहले तालिबान ने बहुत अत्याचार किया है। परंतु हमें एक बात सोचना पड़ेगा, तालिबान के अंदर भी अलग अलग गुट हैं और जो पाकिस्तान का खास नया फेवरेट है वो है हक्कानी नेटवर्क। पहले हिकमतयार का फेवरेट था, वो डिलीवर नहीं किया तो उन्होंने तालिबान को ले आया। अब डर है कि शायद तालिबान के जैसे लोग बोल रहे हैं कि भारत से अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो तालिबान को भी तोड़ो, तो हक्कानी नेटवर्क को बीच में डाल दो। यानी अपना जितना प्रयोग करना है ह्यूमन लाइफ से वो अफगानिस्तान में करो, अफगान लोग मरे और वहां से आतंकवादी को दुनिया भर में भेजो। जैसे मोदी से साफ कह रहे हैं कि आप मेरी बात नहीं मानिएगा तो दोबारा हम 9/11 करके दिखा देंगे। इस तरीके से दुनिया को डराना धमकाना ये अच्छा, तो मैं समझ नहीं पा रहा इसको कैसे बर्दाश्त कर पाते हैं। ये तो वही सीधी बात है, ब्लैकमेल करना हो गया। सब सुशांत अच्छा से कहा था, तो ब्लैकमेल करना हो गया कि अगर आप ना बात मानेंगे तो हम ऐसा बम फोड़ेंगे, हम तो मर ही जाए, कोलैटरल डैमेज आपके लोगों को लेके चले जाएंगे सबके सामने। ऐसी तो कुछ छिपाई छिपी तो बात है नहीं। सुशांत सरीन जी, ये बताइए कि जिस तरह से पाकिस्तान ये मोर्चेबंदी करने की कोशिश कर रहा है तालिबान के लिए, पाकिस्तान क्या अपने बूते सिर्फ ये कर सकता है? शह किसकी मिल रही है? नहीं, अपने बूते तो इन्होंने बड़ा कुछ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको चीन की भी शय है, कुछ हद तक रूस की भी थी और ईरानियों ने भी सपोर्ट किया था तालिबान को। तो वो तो सारा मिला जुला खेल था, लेकिन उनके उद्देश्य शायद कुछ और थे, इनके उद्देश्य कुछ और है। और अगर इनको इतने ही अच्छे लगते हैं तालिबान, तो अपने घर के अंदर क्यों नहीं वो तालिबान वाला निजाम लगाते? वहां तो नहीं लगाते। ये तो सिर्फ अफगानों के लिए रखा हुआ है ना सारा का सारा, जो जहर है तालिबान वाला, और निकले भी तालिबान के यहाँ से। बाकी अलग बात है कि एक लिहाज से इनके यहाँ पर भी तालिबानी निजाम है, क्योंकि इनके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम भी तालिबान खान ही है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो अभी एक और आपके प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है वो बात कर रहे थे, चुप बात करने दो, एक सेकंड सुन लेते हैं, एक दूसरे को सुन लेते हैं। ठीक है, वो कंप्लीट कर लें। हरीश नवाज जी, आऊंगी आपके पास। एक सेकंड वो कंप्लीट कर लें एक बार, मैं आपके पास आऊंगी। हरीश नवाज जी, आप फिर पूरा दिल खोल कर बोलिएगा। If you, I don't know what you keep quiet. Anchor has asked me to talk. Just interrupting. हरीश नवाज जी प्लीज रुकिए, अभी सुशांत सरीन जी बोल रहे हैं, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी, फिर आप अपनी बारी में बोलिएगा। प्लीज, हम भाषा की मर्यादा का यहाँ पर ख्याल रखेंगे। प्लीज, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है। हरीश नवाज जी प्लीज एक सेकंड रुकिए। मेरे पैनल पर किसी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हरीश नवाज जी को ऑडियो नीचे करिए। सुशांत सरीन जी आप कंप्लीट करिए, फिर मैं उसके बाद उनसे बात करूंगी। आदमी हो तुम, एक सेकंड, ब्रिगेडियर बना दिया तुम्हारे को। एक सेकंड ठीक है। सुशांत सरीन जी, किसकी शय पर काम कर रहा है पाकिस्तान? ये इनको शय मिली हुई थी, इनको अब इनकी चीनियों की मिली हुई थी शय, इनकी अपनी भी शय थी। इनका सारा का सारा प्लान जो पाकिस्तानी फौज का था, और ये अभी का थोड़ी है, ये तो 80 की दिहाई से चलते आ रहा है। तब उस समय इनको अमेरिका की शय थी, उसके बाद इनको चीन और रूस और इन तमाम देशों की थी जो अमेरिका को वहां से निकलवाना चाहते थे। इनके अपने उद्देश्य थे, और इसमें उद्देश्य एक ये भी था कि भाई आतंकवाद की फैक्ट्री वहां पर, क्योंकि जब 90 की दिहाई में ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो सारे के सारे टेरर कैंप्स वगैरह जो सारे के सारे थे, इन्होंने वहां पर शिफ्ट कर रखे थे, और फिर उस समय अमेरिका ने वहां पर हमले भी किए थे। तो ये तो सारी का सारी, अब ये वो सारी जो सच्चाई है उसको ये नीचे छुपाना चाहते हैं, कारपेट के नीचे दबाना चाहते हैं, वो तो नहीं होगा ना। और ये सारी की सारी जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये ऑल डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है। हरीश नवाज साहब, पूरी तस्वीर आपने सुनी जिसका जिक्र हो रहा था, लेकिन मैं एक सवाल यहां पर और जोड़ना चाहती हूं। जिस तालिबान की आप इतनी पैरवी कर रहे हैं, आपने क्या एक बार अफगानियों की तरफ देखा है? जमीन पर वो लोग किस तरह से बिलख रहे हैं, किस तरह से अपने ह्यूमन राइट्स का जिक्र कर रहे हैं, आपने उनको सुना है? उनके इंटरव्यूज की तरफ कभी गौर किया है? तालिबान की मौजूदगी में जो भीड़ एयरपोर्ट्स पर उमड़ रही है कि किसी भी तरह से वो वहां से निकल जाए, कोई प्लेन के चक्कों पे घूम रहा है, कोई किसी भी तरह से एक जगह पाना चाहता है, आपको ये मानवीय त्रासदी दिखाई देती है? आपने तालिबान की स्टेटमेंट सुनी है कि अभी वो सारे को माफी भी दे दिया उन्होंने?
उन्होंने सबको माफी कर दिया। उन्होंने वहां पर कह दिया कि कोई भी हम किसी को विक्टिमाइज नहीं करेंगे और तो लेडीज को करेंगे। मैं तालिबान की फेवर नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ। आपका देश तो फेवर कर रहा है ना, लेकिन आपका देश तो फेवर कर रहा है। बिल्कुल, इसलिए कि अगर उन्हें दिया तो उन्होंने एक सुपर पावर को हरा दिया और आप कह रहे हैं कि फेवर नहीं करनी, क्यों नहीं करनी चाहिए? द पॉइंट इज कि अभी वो एक दूसरी गवर्नमेंट बना रहे हैं, पूरी दुनिया को उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो हालात नॉर्मलाइज हो जाए वहां पर। ये जो एयरपोर्ट की बात करते हैं, ये एयरपोर्ट पे आप नहीं, पूरी दुनिया किस बात का सपोर्ट करे? किस बात का सपोर्ट मांग रहे हैं पूरी दुनिया से? सपोर्ट करे कि उनको इसलिए सपोर्ट करे कि उनको गवर्नमेंट लेजिटिमेसी दें उनको, जब वो अनाउंस कर देते हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट पॉलिटिकल बना लेते हैं, आप उनको लेजिटिमेसी ताकि वो अपना काम तो तालिबान ने भरोसा हासिल करने के लिए ऐसा किया क्या है जमीन पर? आप तालिबान पर भरोसे की बात किस वजह से कर रहे हैं? आपके पास आधार क्या है तालिबान पर भरोसे का? क्या आधार है आपके पास? सबसे बड़ी गलती है ये जनरल सेना बैठे हुए इधर आर्मी अफसर, इनसे पूछे कि जो विड्रॉ करना चाहते थे पहले वहां पर इंटरनल गवर्नमेंट बनाते, सिविलियन के रन इवैक्यूएट करके लास्ट में फौज को निकालते। इन्होंने उलट हिसाब किया ताकि अफरा तफरी बने। उनको ये कह दिया जी कि आप आए, हम सबको बाहर लेके जाएंगे, सारे एयरपोर्ट अब आगे के सिन्हा जी। तो आई थिंक देखिए हरीश निवास साहब की भी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि किसी जादुई दुनिया में, किसी कल्पनाओं के, किसी कपोल कल्पनाओं की दुनिया में पाकिस्तान जी रहा है और वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो जी रहे हैं इस वक्त। देखिए ये एक चीज इनकी खासूसियत समझिए, इनके ना डीएनए में है ये सातिर जो जिहादी इनकी सोच है ना, सातिर है। सातिराना इतना है कि ये नहीं कि आप कोई कहिए कि ये बच्चे का गेम खेल रहे हैं, ये ऐसा गेम बहुत खेले हैं। और देखिए जब ये 99 के दशक में जब इन्होंने 96 के आसपास इसी तरह परवेज मुशर्रफ को आपने सुना होगा, वो तो कहता था कि डीप स्टेट बना दिया यूएसएसआर को, हमने तोड़ दिया रशिया। उस समय ऐसे बच्चे खिला के बातें करते थे, आप उनकी तहरीरें देख लें। तो ब्रिगेडियर साहब तो उसी जमाने के लोग हैं। जियाउल हक जब सब आए थे तो वो तो कहते थे, वही सोच है तालिबानी सोच। तालिबानी नहीं, मैं तो कहता हूं जो ये आईएसआईएस खुरासान की बात कर रहे हैं, लोग गलत कह रहे हैं। आईएसआईएस खुरासान, ये इंपॉर्टेंट बात सर आप यहाँ पर कह रहे हैं कि संकट सिर्फ तालिबान का नहीं है, जो तालिबानी सोच लोगों के भीतर है उसका आखिर क्या होगा? और सुन ले, देखिए काम आएगा। देखिए आपने ये बहुत सारा चीज किया था इस पाकिस्तान में, वहां के बहू बेटियों को रेप की, ये किया, टूट गया, आपके से निकल गया। अब आप ये मान के चलिए खैबर पख्तूनख्वा जा रहा है, आप ये मान के चलिए कि आपका बलूचिस्तान हाथ से निकल चुका है। ये समय का है। फिर आज आप अपने इंटरलोकेटर देखिए, खाली जात की बात करें आप। प्रॉब्लम यही है कि आप ठीक है, मैं एक सेकंड आप सभी लोगों को रोक रही हूँ यहाँ पर, लेकिन इस चर्चा को इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ाएंगे। पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल और मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से अफगानिस्तान के संकट को लेकर तालिबान की पैरवी करने के लिए पाकिस्तान उतरा है और उसे मान्यता दिलाने के लिए यह तक कह रहा है कि मान्यता नहीं दी गई तो 9/11 जैसा अटैक हो जाएगा। तो इसी पर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल अफगानियों के मानवाधिकारों का भी उठ रहा था। पाकिस्तान जिस आधार पर पैरवी कर रहा है, सवाल यह कि क्या अफगानियों के मानवाधिकार नजर नहीं आते? तालिबान से बातचीत की जो पेशकश हो रही है उसका आखिर आधार क्या है? तो पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और साथ ही भारत से भी खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। सुशांत सनी जी, मैं प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पास आना चाहती हूं। देखिए, जब हम बातचीत कर रहे हैं तालिबान को मान्यता दी जाए, पाकिस्तान इसको लेकर पेशकश कर रहा है, चीन सबसे पहले दे चुका है, लेकिन मान्यता देने के पीछे चीन की इस मंशा से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो अफगानिस्तान के रिसोर्सेज हैं, जो वहां की खनिज संपदा है, जो इस पर्टिकुलर एरिया में जो आपकी विस्तारवादी पॉलिटिक्स है, वो उसके केंद्र में है। मीनाक्षी, एक तो मेरे ख्याल अभी तक तो किसी ने उनको मान्यता नहीं दी। वो कह रहे हैं कि हम दे देंगे जैसी सरकार बनती है, लेकिन अभी तो सरकार ही नहीं बनी, अनाउंस ही नहीं किया गया। लेकिन दूसरी चीज जो ज्यादा अहम बात है, वो जो आप सवाल उठा रही है खनिज पदार्थों का और उसकी एक्सप्लॉयटेशन का, देखिए ये सारा का सारा जो अनुमान है ना, ये 1970 की एक स्टडी थी सोवियत रशिया की। सोवियत यूनियन ने उस जमाने में एक स्टडी की थी कि भाई यहाँ पर हो सकता है, ये प्रमाणित नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के मिनरल रिसोर्सेज हैं, और फिर उसके अनुमान बदलते रहे हैं। और कुछ अनुमान कहते हैं कि लगभग $1 ट्रिलियन का है, कुछ अनुमान 3 ट्रिलियन तक भी चले जाते हैं। हमने आज तक अभी $10 बिलियन भी नहीं देखे वहां से निकलते हुए। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी चीज ये, और अगर इतनी ही वहां पर वो होता, खनिज पदार्थ होते वहां पर,
तो वो शायद अभी तक कोई ना कोई उसको एक्सप्लॉइट करके पैसा वैसा दे के सबको खरीद करा के कर लेता। हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन कितना है मेरे ख्याल इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान। तो चाइना रशिया इनका सॉफ्ट सैंड क्यों दिखाई देता है? नहीं, तालिबान को लेकर। रशिया का देखिए, रशिया का तो सिक्योरिटी रिलेटेड है क्योंकि उनके उनसे संपर्क बना के रखे हुए हैं। चीन का तो थोड़ा सा ये था कि पाकिस्तान को चीन की शय थी और चीन पाकिस्तान के थ्रू ऑपरेट करना चाह रहा है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन चीन के अंदर भी आतंकवाद का खतरा है तो वो उसको संभालना भी चाह रहे हैं। और शायद अगर ये एक्चुअली कोई मिनरल रिसोर्सेज है, पता नहीं कितने हैं, शायद उसको भी एक्सप्लॉइट करेंगे। देखिए पिछले 20 साल में चीन ने लगभग 100 से 150 मिलियन डॉलर या 200 मिलियन डॉलर लगाए हैं वहां पर। बातें तो होती हैं कि चीन ने पता नहीं कितना निवेश किया, कोई निवेश नहीं किया। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 3 बिलियन डॉलर का, लेकिन निवेश एक्चुअली कितना किया है और कितनी डेवलपमेंट की है वो लगभग 100 से 150 से 200 मिलियन डॉलर की निवेश या इन्वेस्टमेंट उनकी है या आपके ये डेवलपमेंटल एड है, उससे ज्यादा नहीं है। और ये मैं आप चीनी जो स्टेटिस्टिक्स है उसको देख लीजिए, अफगान स्टेटिस्टिक्स को देख लीजिए, इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स को देख लीजिए, ये उसमें है। बाकी आप मनगढ़ंत कहानियां जो मर्जी बना ले कि जी चीन ने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर वहां पर डेवलपमेंटल एड दी, कोई नहीं दी अभी तक। आगे चल के देखेंगे क्या है वहां पर क्या नहीं है। बाकी रास्ते देखिए, या तो लोगों ने ज्योग्राफिया नहीं देखा, नक्शा नहीं पढ़ा कभी, लेकिन सेंट्रल एशिया में क्या निकलता है, वो क्यों अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आएंगे, वो अच्छा वाला ईरान का रास्ता क्यों ना ले। ईरान में तो ऑलरेडी पोर्ट भी है, सड़कें भी है, रेलवे लाइन भी बन रही है, तो अफगानिस्तान के रास्ते क्यों आएंगे? ठीक है, शक्ति सिन्हा जी आप इसी पे कुछ और पॉइंट्स जोड़ना चाहते हैं? जी बोलिए। हाँ नहीं, और भी हमें ये समझना चाहिए, हम जैसा भी अब दोस्त पाकिस्तानी ने कहा कि अमेरिका को जाना नहीं चाहिए था, पहले सरकार बनाना चाहिए था। इतने साल तक पाकिस्तान, रूस और ईरान अमेरिका को तंग करने के लिए तालिबान के साथ समझौता किया, खूब मदद की कि अमेरिका तंग हो जाए, मगर उनको लगा अमेरिका तंग तो होगा मगर रहते चला जाएगा। अमेरिका एक लूट के निकल गया है। अब सब खुश तो नजर आ रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीर तोड़ दिया है, साथ साथ नर्वसनेस थी अब क्या होगा, जैसे बम अटैक अब हो रहे हैं। रूस और चीन पब्लिकली तो कह दिया, आपस में बातचीत की, कहा कि अब हमें बच के रहना है क्योंकि अब अफगानिस्तान से टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग हमारे इलाका में आएगा। तो जब तक वो अमेरिका को तंग करना चाहते थे तो तालिबान बहुत अच्छा फोर्स था। अब जब सच में अमेरिका चला गया तब देख रहे हैं, इसीलिए बड़ा बच के तालिबान भी जो है ना, एक तालिबान नहीं है, अलग अलग लोग हैं। मानवाधिकार वाले कोई नहीं उसमें से, लोकतांत्रिक कोई नहीं है, कोई ऐसे नहीं जिनको घर पर बुलाएंगे। सबका एटीट्यूड मानवाधिकार तो उतना ही बुरा है, परंतु कुछ चाहते एक आजाद अफगानिस्तान और कुछ जैसे हक्कानी नेटवर्क है वो चाहते कि गुलाम अफगानिस्तान रहे। और आप देख रहे हैं सितंबर 2019 के बाद एक अमेरिकन सोल्जर तालिबान के हाथ नहीं मरा है। अब भी जो अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया था बिना तालिबान के इंटेलिजेंस के नहीं कर सकता था। तो तालिबान का एक गुट और अमेरिका पास हो गया है। अब इसीलिए पाकिस्तान में ज्यादा नर्वसनेस हो रहा है कि क्या ये भी भाग जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा। इससे दुनिया को डराओ, दुनिया को धमकाओ और उस तरह से ब्लैकमेल करो दुनिया को। ये समझने की बहुत जरूरत है। और सुशांत ने सही कहा, अफगानिस्तान में खनिज पदार्थ होंगे। पिछले साल का टोटल एक्सपोर्ट था सर 40 या 45 मिलियन डॉलर। ऐसा कुछ नहीं था। जो मैक्सिमम उसमें था पत्थर जिससे टैल्कम पाउडर बनता है, टैल्क कहते हैं, टैल्क का था। ऐसा कोई खनिज पदार्थ का नहीं था जिससे दुनिया बदल जाएगी। जो हम समझते हैं इतना सोना है, इतना क्रिय है, फलाना है, ढिकाना है, अगर होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल तो दिख नहीं रहा है कुछ। के सिन्हा जी, आपका ध्यान में एक दूसरे पॉइंट की तरफ भी यहाँ पर लेकर जाना चाहूंगी। देखिए, जो परिस्थितियां इस वक्त वहां पर बनी हुई हैं, एक हॉस्टेज क्राइसिस की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है कि जिन लोगों को अभी तक पावर प्लांट नहीं बनाए, कुछ नहीं किया है। और वहां की रिपोर्ट आई है, चाइनीज कंपनी का, स्टेट ओन्ड कंपनी है, वो कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है वहां से निकालना। ये हमारे लिए पूरा का पूरा फायदेमंद ही नहीं, हमारे को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मैं इसको छोड़ता हूँ। आता हूँ आपके सवाल के ऊपर। जो आपका सवाल जो आपने कहा है कि जरा सवाल बताइए एक सेकंड में जरा। अपना जो भी साजो सामान अमेरिका वहां छोड़ गया है वो जिन गलत हाथों में जाएगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दुनिया की चिंता ये भी तो होनी चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है? मैं मिलिट्री मैन हूँ, सामरिक चीजों को ध्यान करता हूँ। और देखिए $48 बिलियन का सामान,
ये जितने भी आप आतंकवादी संगठन और इतना 45 छोटे मोटे कंट्रियों को बनाए, उनकी जितनी साजो सामान होनी चाहिए, टॉप नॉच 5th जनरेशन 6th जनरेशन सामान वहां छोड़ के जा रहा है। तो ये अमेरिका ने क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तालिबान से? क्या ये कॉन्ट्रैक्टर्स का गेम चला? अदरवाइज कोई भी यदि भारत नहीं होता ना, हमारे ऐसे भी यदि थिंकर होते, तो हम वहां से आने के बाद सबसे पहले 18 मिलिट्री बेसों में है ये, आप उसको बर्बाद करेंगे। यदि आप बडगाम से भाग रहे थे, कोई भी भागा आपने 2 जुलाई के बाद जब छोड़ रहा था तो उसको जला देता है, बारूदों के गोलों को जला, तो कैसे छोड़ गए? अमेरिका इतना ऐसा अनाड़ी गेम तो नहीं है, ऐसा अनाड़ी देश नहीं है। ये कहीं लग हाँ, ये कोई ना कोई ऐसा गेम प्लान खेला जा रहा है, ये चाहते हैं कि इनके हाथ में जाए। अदरवाइज 31 के बाद मेरे अनुसार 1, 2, 3 जिस दिन भी निकल जाती है पूरी की संख्या, उस दिन उनके सारे जितने मिलिट्री बेस हैं, 18 हैं, मेरे हाथ में हैं, 6-8 फिगर गट रेफरेंस है, उनको आप जमीन में खत्म कर दें। ये पॉसिबल है, अमेरिका कर रहा है। यदि वो कहता है कि आपका नंगरहार में उसने आईएसएस के ठिकाने में एकदम पिन पॉइंट अटैक कर दिया, मार दिया, क्यों नहीं कर सकता वहां? अब मेरा सवाल अमेरिका में से है और लोगों से बैठे हुए हैं जो इन चीजों की बात नहीं करते हैं। राजा मुबीन साहब, जो परिस्थितियां इस वक्त दिखाई देती हैं वहां पर, यकीनन उस पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि तालिबान के राज आने पर आप ये कहते हैं कि ये जनता की जीत है, जनता की मर्जी के बगैर ये हुआ नहीं। क्या आप लोगों को ये दिखाई देता है कि जमीन पर हुआ क्या है? अभी वहां पर किस तरह का रेजिस्टेंस उठ रहा है तालिबान के खिलाफ? देखिए मेरी अर्ज सुनिएगा, आप पूरी तरह से बात सुन लीजिएगा, क्योंकि बीच में आप सब टपक पड़ते हैं। नहीं सर, आपकी पूरी बात सुनने के बाद ही बाकी मेहमानों के ऊपर गए थे। सबसे पहले बोलने का मौका तो मैंने आपको ही दिया था। नहीं, बोलने की बात मैं नहीं करता, लेकिन बात सुनना फिर आपका फर्ज बनता है, आप एंकर पर्सन है। ठीक है, आप कंप्लीट करिए, फिर मुझे ब्रेक लेना है उसके बाद। जी, मैं पहली बात तो ये कर रहा हूँ कि तालिबानों के साथ जब जुल्म हो रहा था, जब उनके बच्चे मर रहे थे, उनकी औरतें मर रही थी, तो वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। उनके साथ भी तो गलत हुआ है, वो भी इस मुकाम पे पहुंचे हैं। कौन सा मुल्क है जिसने दहशतगर्दी का हिसाब नहीं दिया? हर मुल्क के साथ दहशतगर्दी की गई है। अमेरिका ने इतनी कोशिश करके वहां पे ठिकाने बनाने की कोशिश की है, फोर्सेस किए हैं, आप तालिबान के मानवाधिकारों की बात, किसने उनको मारा था? आप लोग शायद ये भूल गए हैं, ये शायद आप भूल गए हैं। आप लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि जो परमाणु हथियार आपके पास आज की तारीख में मौजूद हैं, अगर जिस तालिबान को आज आप शह दे रहे हैं, अगर उनके हाथों तक भी वो पहुंचते हैं तो पूरी दुनिया के लिए कितना संकट है, ये बात आपकी समझ में नहीं आ सकती है। नहीं, ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना पड़ रहा है, फौरन लौटेंगे। और इस वक्त हमारे पास आ रही है बड़ी खबर। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से ईडी पूछताछ कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। दिल्ली में पिछले 5 घंटे से ये सवाल जवाब हो रहे हैं अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से। सुकेश चंद्रशेखर केस में जैकलिन से ये पूछताछ हो रही है। पिछले 5 घंटे से दिल्ली में ये पूछताछ जारी है। जैकलिन भी इस पूछताछ के दायरे में। सुकेश चंद्रशेखर केस को लेकर ये तमाम सवाल जवाब इस वक्त जैकलिन फर्नांडिस से हो रहे हैं। आपको इसकी डिटेल्स भी हम देंगे कि सवाल जवाबों का ये सिलसिला जो जैकलिन से हो रहा है वो उस पर उसमें उनकी भूमिका किस तरह से देखी जा रही है। अनुज मिश्रा मौजूद है इस वक्त और जानकारी के साथ। अनुज, जो पूछताछ जैकलिन फर्नांडिस से हो रही है, किस तरह की भूमिका उनकी देखी जा रही है और किस वजह से ये पूछताछ हो रही है, डिटेल्स बताएं। अनुज, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, अनुज से हम फिर कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 5 घंटे से ये पूछताछ जैकलिन फर्नांडिस से जारी है। सुकेश चंद्रशेखर केस का ये मामला जिसमें लेकर ये पूछताछ हो रही है। आपको बता दें, सुकेश चंद्रशेखर जो कि जेल में बंद हैं, लेकिन हाल ही में लगातार सुर्खियों में थे कि जेल में रहते हुए भी किस तरह से उगाही का एक लंबा चौड़ा नेक्सस चल रहा है, और उसी सिलसिले में जैकलिन फर्नांडिस से किस तरह से ये तार जुड़ रहे हैं या पूछताछ उनसे जो हो रही है, क्या भूमिका उनकी है, किस वजह से ये पूछताछ हो रही है, इस पर भी आपको हम डिटेल्स देंगे। लेकिन काफी लंबा समय हो गया है। देखिए, 5 घंटे बीत चुके हैं। बीते 5 घंटों से ये पूछताछ जैकलिन फर्नांडिस से जारी है। ईडी उनसे ये पूछताछ कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस जिसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय ये पूछताछ जैकलिन से कर रहा है। अनुज मिश्रा मौजूद है हमारे साथ। अनुज, क्या डिटेल्स अब तक निकल कर आ रही है पूछताछ को लेकर?
जी देखिए, करीब 5 घंटे से स्टेटमेंट जो है वो दर्ज किया जा रहा है जैकलीन का। जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखरन का पूरा मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इस पूरे मामले में ईडी ने दर्ज किया था, जिसमें ईडी लगातार पूरे मामले में जांच कर रही है। ईडी की टीम जो है सुकेश चंद्रशेखर के बंगले पर भी पहुंची थी, वहां पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। साथ ही साथ जो सुकेश चंद्रशेखर की जो दोस्त हैं, जो एक्टर दोस्त है, उनसे भी ईडी ने इस पूरे मामले में पूछताछ की थी। फिलहाल जो है, चूंकि जब पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उस दौरान जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला था, इसके तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। इसको लेकर फिलहाल ये स्टेटमेंट जो है वो दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि सुकेश चंद्रशेखर ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। जेल में रहते हुए उसने 2 करोड़ रुपए की उगाही की, जिसमें बिजनेसमैन को उसने टारगेट बनाया था। साथ ही साथ कई फिल्मी हस्तियों का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया। इसको लेकर फिलहाल जो है ये स्टेटमेंट दर्ज किया जा रहा है। करीब 5 घंटे से ईडी जो है वो पूरे मामले में जैकलीन का स्टेटमेंट दर्ज कर रही है। जी शुक्रिया अनुज इस जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की 10 बड़ी खबरों